हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर, बायोलॉजी की 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनका विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्फैग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, रक्तचाप के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। आपको मालूम है कि स्फैग्मोमैनोमीटर नाड़ी दाब मापी उपकरण है। इसका उपयोग रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप की बात करते हैं तो 120/80 होता है। एक सामान्य मनुष्य का ये ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित जंतु हैं? अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों जो होते हैं कीट होते हैं। कीट वर्ग के जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में रखे गए हैं। ये किस संघ, अगर संघ की बात करेंगे तो किस में रखे गए हैं? आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। ये सब के सब किस वर्ग से आते हैं? कीट वर्ग से आते हैं। किस वर्ग से आते हैं? कीट वर्ग से आते हैं। इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष तथा उदर 3 खंडों में बटा रहता है और इनके शरीर पर काइटिन के बने पंख तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? तो यहाँ असंतृप्त वसा अम्लों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। असंतृप्त वसा अम्लों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। असंतृप्त वसी अम्लों में एल्केनिल क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? तो धनुष टंकार का तात्पर्य टिटेनस से है। किससे है बेटा? टिटेनस से है। जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। क्लास्ट्रीडियम नामक टिटैनी जीवाणु से होता है। तो धनुष टंकार जिसे हम टिटेनस कहते हैं वो किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। यह जो जीवाणु होता है मिट्टी में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन की कमी होती है, फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है। पानी में इस तत्व की अधिकता से ही फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसकी अधिकता से भी और कमी से भी फ्लोरीन की क्या हो जाती है? दांतों की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। आयोडीन की कमी से मानव में घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग हो जाता है। यह गले का रोग है।
यह गले का रोग है। यह एक गले का रोग है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गले में सूजन आ जाती है। गले में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं तो नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किसको? ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग को। किसको रोकता है? यहाँ पर घेंघा रोग को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। पारायौगिक युक्त औद्योगिकी कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। इसे कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर बात करते हैं, यहाँ पर मिनीमाटा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा नामक रोग। मिनीमाटा नामक रोग हो जाता है। जापान के चिस्को कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूस द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। इसे जहरीले रसायन युक्त मछलियों को खाने से वहां के निवासी पारे की विषाक्तता का शिकार हो गए थे। तो सर्वप्रथम अगर बात करेंगे 1996 जापान के मिनीमाटा शहर में मिनीमाटा नामक रोग का पता चला था। कहाँ पर? 1900 अगर बात करते हैं कि कब, तो 1956 में। 1956 में जापान के, कहाँ पर? जापान के मिनीमाटा शहर में मिनीमाटा नामक रोग पता चला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मरकरी की वजह से हो जाती है समस्याएं। यहाँ पर मरकरी की वजह से मिनीमाटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस है? तो यहाँ पर जो नोबेल गैस होती है वो होती है क्लोरीन। क्लोरीन नोबेल गैस है। क्लोरीन क्या है? यहाँ पर एक नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ होता है। अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ होता है। मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है उसमें अधिकतम पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है, फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी के द्वारा जो घटित रोग होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर कौन सा रोग होगा? ऑप्शन सी सही होगा, दाद रोग है। यह एक प्रकार का चर्म रोग है, त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे रिंग वार्म भी कहते हैं। जिसे रिंग वार्म भी कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। लाल रंग के बाद इस क्रिया की प्रभावशीलता सबसे अधिक नीले रंग में होती है, सबसे अधिक नीले रंग में होती है। उसके बाद सबसे कम प्रभावशीलता बैगनी रंग में होती है। तो यहाँ पर क्या रहा ऑप्शन सही रहेगा? लाल रंग। क्या सही होगा यहाँ पर ऑप्शन? लाल रंग। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, उससे उसके बाद में नीले रंग में और सबसे कम बैगनी रंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर हो जाएगा मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन हैं जिन्होंने इसके लिए पुरस्कार जीता था, जिन्होंने इसके लिए पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं हम मेल्विन और केल्विन को, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, मेल्विन केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया था। किसको समझाया था? कार्बन स्थिरीकरण की क्रिया को समझाया था। इन्होंने कार्बन स्थिरीकरण की क्रिया को समझाया था। इन्होंने कार्बन के स्थिरीकरण की क्रिया को समझाया था। इन्होंने केल्विन चक्र का प्रतिपादन किया। इन्होंने केल्विन चक्र का भी प्रतिपादन किया। इनको इसी खोज के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, मनुष्य पाचन तंत्र का जो भाग है वो दिया गया है इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्न्याशय, प्लेटलेट्स, पीयूषिका। तो यहाँ पर जो दिया गया है अग्न्याशय दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? अग्न्याशय ही दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो अग्न्याशय दिया गया है। अगला देखते हैं। अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मुंह होता है। अगर पाचन तंत्र के भागों का नाम ही हम देखते हैं तो क्या होगा? एक पहला क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा ग्रसिका हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा आमाशय हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगी। अगला जो होता है बड़ी आंत हो जाती है। लास्ट में गुदा होता है। इतने पाचन तंत्र के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा अग्न्याशय। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करेंगे तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। किसकी क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन सही होगा। क्या सही होगा, ऑक्सीजन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पर चेचक दिया गया, पेचिश दिया गया, इन्फ्लुएंजा दिया गया, हैजा दिया गया। इसमें कौन सा रोग होता है जो जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। तो जीवाणुओं के कारण जो होने वाला रोग होता है वो होता है हैजा। हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, हैजा की बात करते हैं तो हैजा जो होता है, जो हैजा है, हैजा विब्रियो कॉलेरी, जिसे हम कॉलेरा भी कहते हैं, जिसे हम कॉलेरा कहते हैं, ये होता है वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से, कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। जबकि चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। जबकि चेचक की बात करेंगे स्मॉल पॉक्स वायरस से होते हैं, वायरस से होते हैं। पेचिस अगर बात करेंगे पेचिस की तो पेचिस एंड अमीबा से होता है, एंड अमीबा से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर जो सही होगा वो क्या सही होगा, यहाँ पर हैजा जो जीवाणु से होता है वो कौन सा हो जाता है, हैजा। ए बी रक्त समूह का, ए बी रक्त समूह वाला इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। किसको रक्त दे सकता है। तो अगर रक्त समूह देने की बात करते हैं तो यहाँ पर ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वात्रिक आदाता होते हैं, सबसे रक्त को लेते हैं। अर्थात ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह को का रक्त दिया जा सकता है, परंतु ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल अपने वर्ग ए बी रक्त वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यहाँ पर ए बी। क्या सही होगा, यहाँ पर ए बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है। किस तंत्र के द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है। तो जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, हार्मोन नियंत्रित होता है। अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है। यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है। क्या होती है, लीवर। पीयूष को पिट्यूटरी लिखा गया यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि
और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अगर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीवर हो जाएगी। और जो सबसे छोटी, जिसे हम यकृत लिखते हैं यहाँ पर लीवर को, और जो सबसे छोटी होती है वो हो जाएगी पिट्यूटरी, या इसे क्या लिखेंगे, पीयूष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पर प्रयोग किए जाते हैं। ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए का मतलब के बी, ए बी ओ तथा मानव के रक्त वर्ग के 4 समूह हैं। रक्त के इन 4 नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा रक्त। क्या सही होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रक्त हो जाएगा। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में, तो किसके संदर्भ में है, रक्त के संदर्भ में। किसने खोजा था, कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा था। किसने खोजा था, कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा था। तो किसके संदर्भ में, रक्त के। अगला है, क्रेनियल कपालिका के ऊपरी भागों को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम है, मांसपेशियों का नाम है। तो यहाँ दिया गया है गोलियां एपोन्यूरोटिका, गोलियां एपोन्यूरोटिका। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट सही होगा। अगला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो यहाँ दिया गया है ट्राइबोलाइट्स। पहला जो दिया गया ट्राइबोलाइट्स आर्थ्रोपोड्स। तो यहाँ ट्राइबो क्या लिखा जाएगा, ट्राइबोलाइटस, ट्राइबोलाइटस आर्थ्रोपोड्स, ये जो होते हैं जीवित जीवाश्म होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन कहलाता है। तो यहाँ पर जो सही होगा होलैंडिक जीन सही होगा। क्या हो जाएगा, होलैंडिक जीन की बात करते हैं। अर्थात वाई गुणसूत्र के समजात खंड पर उपस्थित जीन पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्रों में ही जाते हैं, अतः इन्हें होलैंडिक जीन कहा जाता है। अगला देखते हैं 93। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए सहित होने पर भी द्विगुणन में असमर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसके पास डीएनए होता है लेकिन द्विगुणन में वो सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल है। क्या सही होगा, यहाँ पर सेंट्रियोल तार केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। कशेरुकी जो यहाँ पर कशेरुकी नख होते हैं, कशेरुकी नख वे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से किस परत से, यहाँ से किरण परत या स्टेटम कार्नम से, किससे, स्टेटम कार्नम से, यहाँ किरण परत से, इसे अंग्रेजी में लिखते हैं स्टेटम और लिखें कार्नम। इस परत से क्या होते हैं, ये व्युत्पन्न होते हैं। अगर कशेरुकी वर्टिब्रेट में नख, बाल, खुर, पंख एवं सींग इत्यादि रक्षा आवरण कहलाते हैं। ये रक्षा संरचनाएं केराटिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कशेरुकी नख किरण परत,
या स्ट्रिक्टम कार्नम के बने होते हैं। अगला है, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? तो जो मनुष्य का दांत होता है, स्तनधारियों के दांत से, दांत बाह्य त्वचा एवं डर्मिस दोनों के बने होते हैं। दांतों को 3 भागों शिखर, ग्रीवा एवं जड़ में विभाजित किया जा सकता है। शिखर मसूड़ों के बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है, जिसके ऊपर सफ़ेद चमकीले रंग का कठोर इनेमल का आवरण चढ़ा होता है। इनेमल का आवरण चढ़ा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले होगा वो क्या हो जाएगा, कहलाएगा क्राउन, जिसके ऊपर सफ़ेद चमकीले रंग का कठोर इनेमल चढ़ा होता है। ग्रीवा शिखर के निचले मसूड़े में स्थित होती है, जबकि जड़ जबड़ों की अस्थि में बनी गर्दिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर दांतों का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? तो क्राउन ढका होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है? तो यहाँ पर बात करेंगे किसकी, लैक्टोजेनिक हार्मोन की। तो यहाँ पर जो हार्मोन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं 97 में, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में ट्रोकोफोर डिंबक वैलिस डिंबक बनता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोलस्का में। किस में बनेगा? मोलस्का में। जो ट्रोकोफोर बनेगा डिंबक, वो कहाँ पर बनेगा? मोलस्का में। अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, एस्केरिस अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक नए पोषी को एकत्रित करने के बाद जिस पथ का अनुसरण करता है वो है, जिस पथ का अनुसरण करता है वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखेंगे तो पोषी की विष्ठा के साथ अगर बात करेंगे आंत यकृत हृदय, आंत यकृत, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल क्या होगा? इनकरेक्ट। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया गया, आंत यकृत हृदय फेफड़ा ग्रसनी निगल द्वार आमाशय आंत फिर बाहर, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे पहले हम देखेंगे, इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले पोषी की विष्ठा के साथ बाहर, तो बात करेंगे सबसे पहले आंत, आंत के बाद यकृत, यकृत के बाद हृदय, हृदय के बाद फेफड़ा, फेफड़े के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद वयस्क परजीवी, वयस्क परजीवी से निषेचित अंडे, निषेचित अंडे से पोषी की विष्ठा द्वारा बाहर, पोषी विष्ठा के द्वारा बाहर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एस्केरिस अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक नए पोषी को एकत्रित करने के बाद जिस पथ का अनुसरण करता है वो है, यहाँ पर आंत यकृत हृदय फेफड़ा ग्रसनी निगल द्वार आमाशय आंत, ये ऑप्शन दिया गया, ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अगला देखते हैं, यदि एक वर्णांध पुरुष, यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण के वाहक स्त्री से विवाह करता है, इस गुण के वाहक स्त्री से विवाह करता है तो संतानें होंगी। तो यहाँ पर जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी?
यहाँ सभी मादाएं तथा 50% नर क्या होंगे, वर्णांध होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वे होते हैं, तो वे होते हैं क्या, वे क्या कहलाएंगे। यहाँ पर गोल्जी बॉडी की खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम, कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान केंद्रक के पास बालिका संरचना के समूह के रूप में 1898 में की। ये मुड़ी हुई थैलियाँ 3 से 20 एकल इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं तथा समांतर झिल्लियों के मध्य में जीवद्रव्य कला एवं अंतर्प्रद्रव्य जालिका के मध्य में फैली रहती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा क्या, बी सही होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।